जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो प्रोग्राम है वो है एक मुलाकात आज की बहुत ही चर्चित पर्सनैलिटी के साथ, जो हाल ही में तमाम न्यूज़पेपर की सुर्खियां बने हुए हैं। ये हमारे साथ जो आज की पर्सनैलिटी हैं बहुत ही खास हैं। ये लेखक भी हैं, आईएएस ऑफिसर भी हैं। इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया डिसेबिलिटी के लिए भी, इंडिविजुअल तौर पे काम कर रहे हैं। और डिसेबिलिटी डिस्कोर्स जिसका जिसका जिक्र हम अक्सर करते रहते हैं कि बहुत कम रहता है, लेकिन इन्होंने दो किताबें अपनी लिखी हैं डिसेबिलिटी डिस्कोर्स के ऊपर, जो इन्होंने शुरू किया है रेदर। एक इनकी किताब है पुटिंग द आई इनटू द आईएएस, और दृष्टि नहीं दृष्टिकोण चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आज हमारे साथ। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पर अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे रेडियो उड़ान में अपनी बातों को रखने देने के लिए आपने ऐसा अवसर दिया। राजेश भाई, सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं आपकी डिसेबिलिटी के बारे में और आपके बचपन के बारे में। आपको ब्लाइंडनेस कब हुई, क्या रीजन रहा? अब ब्लाइंडनेस जो है मेरी, जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था पटना में, तब जो है एक हादसे में मेरी आंख चली गई। और इसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि मेरा फिर ऑपरेशन हुआ था। शंकर नेत्रालय का अच्छा अस्पताल है, काफी रिनाउंड हॉस्पिटल है जी। तो वहां पे फिर मेरी आईसाइट आ भी गई थी 1 साल बाद। काफी मतलब इट वॉज मैराथन ट्रीटमेंट सॉर्ट ऑफ था, तो आ गई, लेकिन फिर चली गई। तो एक सेंस में आप कह सकते हो कि आई लॉस्ट माई आईसाइट ट्वाइस विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पेल ऑफ टाइम। तो इस तरह से जो है काफी चलता रहा। मतलब थोड़ा डिस्टर्ब्ड कह सकते हैं फेज था मेरे लाइफ, पेनफुल। जेनेटिक प्रॉब्लम थी आपको या बाद में डेवलप हुई? नहीं जी, ये बाद में हुई एक्सीडेंट। कोई खास रीजन? हाँ, मैं गिर गया था, चोट लग गई थी मुझे, और उसमें रेटिना डिटैचमेंट हो गया था। और उन दिनों जो है रेटिना डिटैचमेंट जो है बहुत काफी, खैर वो आज भी बहुत ही अपने आप में एक बड़ी समस्या है जहाँ तक कि। और आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं, कहाँ से आप हैं? नहीं जी, मैं देखिए पटना का रहने वाला हूँ, और पटना में वैसे मेरा ग्रामीण परिवेश है, लेकिन हम लोग मैं फिलहाल वहाँ बहुत नहीं रहा। अगर अपने मतलब अपने नानी और दादी के घर को छोड़ के बाकी शहर में ही रहा मैं, पटना में। और अभी हमारे घर में जो है हम 3 भाई हैं, एक बहन है, मम्मी पापा है और मेरी वाइफ है। और हम सब अच्छी जगह पे प्लेस्ड है। मैं इस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा में हूँ, और मेरी सिस्टर जो है वो डॉक्टर है, और मेरा जो ब्रदर है वो यूएसए में है समय, और जो छोटा ब्रदर है ही इज ऑल्सो इंजीनियर। राजेश भाई, इससे पहले कि हम कन्वर्सेशन को शुरू करें, एक सवाल है, ये क्या है बिहार की मिट्टी में? वैसे तो यहाँ पर काफी प्रॉब्लम समस्याएं बताई जाती है, लेकिन काफी ज्यादा आईएएस तो वहां से निकल के आते हैं, उनमें से आप एक है। कुछ खास है बिहार की मिट्टी में आईएएस ऑफिसर्स के लिए? मेरे हिसाब से एक तरीके का, देखिए जी, एक कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से एक ट्रेडिशनल एडवांटेज है ये एक तरीके का ना। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं तो मुंबई में खूब क्रिकेट के प्लेयर निकल के आते हैं जी। तो बिहार में एक ऐसा एम्बियंस बना हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए पहले खूब सारे लड़के बिहार में आईआईटी से भी आते थे और आईएएस से भी आते थे, और इसका शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि बिहार की परिस्थितियां, आपने कहा कि काफी चिंताजनक रही हैं काफी लंबे समय से। बिहार में या तो एक ठहराव रहा है या फिर एक पिछड़ापन की स्थिति रही है जी। और मुझे लगता है इन्हीं सब चीजों से कहीं न कहीं आंतरिक तौर से द्वेलित होकर वहाँ का युवक एक शायद जो है उद्वेलित होकर राष्ट्र को और कहीं न कहीं अपने राज्य को कोई नया अवसर देने की कोशिश करता है कि भाई इसको सुधारा जाए।
राजेश भाई ये बताएं कि जब आप ब्लाइंड हुए तो तब आपने भी बाकी लोगों की तरह काफी चैलेंजेस देखे होंगे, तो ये आपको स्कूल के बारे में कि ब्लाइंड स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली आपने बताया काफी लिटरेट है, तो क्या ये पहले अवेयर थे या बाकी लोगों की तरह आपको भी काफी चैलेंजेस आए, तो शहर में आपका कैसे हुआ? जी, जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, देखिए अगर कहीं पे कोई व्यक्ति, मेरा ये मानना है कि किसी परिवार में बहुत ज्यादा लोग लिटरेट भी हों, बहुत एजुकेटेड हों और बहुत अच्छे ओहदे पे अगर वो लोग प्लेस्ड भी हों, तो इसका तात्पर्य हमें ये नहीं निकालना चाहिए कि मेरा जो मानना है कि वो वास्तव में दिव्यांगता के विषय में उसकी जानकारी या उसकी संवेदनशीलता या फिर उसको उस ढंग से देखने का नजरिया जैसा हम सोचते हैं उसके पास होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस दृष्टिकोण से अगर मैं इस चीज का मूल्यांकन करूँ तो कहीं न कहीं बचपन में एक डिसएडवांटेज तो रहा, टू बिगिन विद, लेट मी टेल यू फ्रैंकली, क्योंकि हमारी मम्मी हाउस मेकर हैं, तो शी बिलोंग्स टू ए वेरी ट्रेडिशनल फैमिली, तो उनको बहुत ज्यादा तो इन सब चीजों का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज तो था मेरा, लेकिन मेरा एक छोटा सा एडवांटेज ये था कि हमारे फादर जहाँ पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उनके एक सीनियर थे डॉक्टर शिवरतन ठाकुर। और शिवरतन ठाकुर जो है काफी रिनाउंड पर्सनालिटी हैं, अगर उसको उनको बहुत सारे लोग जानते हैं तो आई थिंक ही इज द फर्स्ट ब्लाइंड पर्सन इन इंडिया हु बिकेम मेंबर ऑफ एनी प्रेस्टिजियस कमीशन, और वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के उस समय मेंबर हुआ करते थे। उनको लालू प्रसाद यादव ने बनाया था। तो उसके बाद अब वो पटना यूनिवर्सिटी के एचओडी भी रहे हैं। तो उनके जानकारी के कारण मेरे पापा को ये बात पता थी कि मैं पढ़ सकता हूँ, बट टू एन एक्सटेंड फैमिली यही चाहती है कि मतलब दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट डिसेबिलिटी इन अ सेंस कि माय सन इज ए विजुअली चैलेंज पर्सन, एंड टू एन एक्सटेंड यू कैन से इवन आई वाज नॉट रेडी फॉर इट। मतलब ये बात तो लगी रहती थी कि भाई आप काश दिख जाए फिर से। और मैं एकदम एक तरीके से स्टोन ब्लाइंड भी नहीं हुआ था कि एकदम नहीं दिखता था, थोड़ा थोड़ा मुझे तो दिखता ही था। तो भले उसको मैं स्कूल जाने में कन्वर्ट नहीं कर सकता था, पढ़ने में कन्वर्ट नहीं कर सकता था, और सोशल प्रॉब्लम भी होती थी। इसको कैसे बताएं, कह सकते हैं कि इन ए सेंस आई वुड रिकॉल द टाइटल ऑफ ए बुक रिटन बाय डॉक्टर वेद मेहता, इफ यू कैन कनेक्टेड, कि उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी किताब लिखी है, द लेज बिटवीन द टू स्ट्रीम्स, अगर आपने पढ़ी हो तो। वो मेरे साथ लगभग ना वैसे ही हो गया कि एक तरफ जो है मैंने थोड़ा उधर की भी दुनिया देखी, अब इधर की भी दुनिया देखी। तो इसको अब अगर हम थोड़ा इजी समझना चाहें तो दो सवाल ये हैं कि अगर इनिशियली मैं आपसे पूछूं कि व्हाट वाज द बिगर चैलेंज you realize that you have faced that time, and the other question is when did you accept your disability that I am yes eventually I am fine? सबसे बड़ा चैलेंज तो जी यही था कि अगर किसी को बाद में एक्सीडेंट में हो जाता है तो फ्रैंकली स्पीकिंग, और शायद इसको बोलने में मुझे अब अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच्चाई उस समय की वास्तविकता यही थी कि मुझे अपने आप को एज ए विजुअली चैलेंज एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा, और जिसके कारण से आप कह सकते हैं कि एक मेंटल स्ट्रेस आ जाता है आपको, कि जो एक सोशल मोबिलिटी अचानक ब्लॉक हो जाती है, आपका स्ट्रेंथ जो है वो आई वोंट से कि वीक हो जाता है, लेकिन आपको बहुत ही दूसरे ढंग से उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो एक आप में फिर जो मुझे महसूस हुआ कि भाई आपको अगर वास्तव में इफ यू वांट टू लीड ए वेरी डिग्निफाइड एंड लाइफ एट पार विद अदर्स, तो मेरा ये मानना है जी कि हर कोई भी डिफरेंटेबल पर्सन हो, उसको अपने लाइफ का बहुत अच्छा उसको एक अच्छा लीडर बनना पड़ता है। अगर आप अच्छे लीडर नहीं हो तो यू कैन नॉट कन्विंस एनीवन, जो मेरा मानना है। और अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है, if that sort of charisma really prevails upon you, तो मेरा मानना है कि आप अपने पेरेंट्स को, अपने सराउंडिंग्स को आप इन्फ्लुएंस कर ले जाते हैं, और then nobody can stop you. Challenges तो पहले yes, now I am disabled, now I have to move forward with this. हाँ, नहीं मतलब अब उसको आदमी ऐसे तो मेरे हिसाब से नहीं कह के एक्सेप्ट करता है कि now I am disabled, लेकिन उसको ये लगता है कि ठीक है मेरे पास दूसरे तरह की क्षमता है
मैं इनको ना वही वाली बात हो गई ना कि भाई किसी पहलवान को आप इस ढंग से नहीं पटक सकते तो कोई दूसरे तरीके से पटक सकते हैं। बात ये है कि पहलवान को गिरा तो देना ही है। मैंने ये सुना राजेश भाई कि आपको स्टिक लेके रोड पे चलने में भी बड़ी शर्म आती थी। यू डोंट वांट टू गो विद अ स्टिक ऑन रोड, क्या ये सही है? और आपने जो काफी कुछ सीखा ग्रेजुएशन में जब आप आए उसके बाद एक जैसे आपने करिश्माई एक चेंजेस आए, उसके बाद आपने टेक्नोलॉजी को यूज करना बहुत फ्रीक्वेंट कर दिया और काफी एफर्ट्स आपने पूरी लगा दी। नहीं दानिश, देखो फ्रैंकली बताता हूँ दानिश जी मैं आपको कि स्टिक को यूज करने में मुझे बुरा या फिर नहीं यूज करने में, पता है इस बारे में मैंने बहुत ज्यादा कभी सोचा नहीं लाइफ में। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जब मेरी आई साइट गई तो कभी इतनी नहीं चली गई कि मुझे मतलब अपने जो है सराउंडिंग में चलने के लिए फिरने के लिए ना स्टिक की, जैसे हम मैं आपको शायद पता होगा कि मैं MSVH मॉडल स्कूल फॉर दी विजुअली हैंडीकैप्ड है हमारे MSVH देहरादून NIVH का हिस्सा है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दी विजुअली हैंडीकैप्ड का। वहाँ पे मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा स्टिक लेके नहीं चलता 12वीं क्लास तक। मतलब अदरवाइज आई थिंक इट वुड बी कंसिडर्ड एन अटमोस्ट मॉकरी कि भाई आपको जब सारी चीजें पता है तो होता क्या है ना कि आप अगर थोड़ा थोड़ा परसेप्शन लाइट परसेप्शन आपको दिखता है थोड़ा बहुत और आप उसी इंस्टीट्यूशन में रहते हो डेली यहाँ पे, क्योंकि बच्चा जब बचपन में चलाता है ना कोई कहीं तो मुझे लगता है उसका ओरिएंटेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है उस जगह का। तो आप किसी को स्टिक की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो अचानक अगर यूनिवर्सिटी में आप आते हो और आपको स्टिक यूज करनी पड़ी तो होता क्या है कि लगता है कि भाई ये कौन सी चीज है, ये कौन सा हेडेक है, मैं क्यों यूज करें जो हमने आज तक नहीं करा है इसको। तो क्योंकि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट भी हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि मैं स्टिक से चल रहा था और उस दिन के बाद मैंने बिल्कुल ही यूज नहीं किया और वो स्टिक एक लड़की को लग गई। और जब उस लड़की ने ये कहा कि तुम्हें दिखता नहीं है, तब उसके बाद मुझे लगा कि शायद मतलब इसका कोई बहुत पर्पज तो है नहीं। तो उस दिन से मैं लगभग यूज करना बंद कर दिया। मेरा दो सवाल है, एक तो ये है कि एजुकेशन में आपको क्या चैलेंजेस आए और दूसरा सवाल है कि IAS कब सोचा आपने कि अब मुझे IAS बनना है, देश की सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है? दानिश में मैं अगर इस बारे में आपको स्पष्ट तौर पे बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि मैंने अपने लाइफ में ना थोड़ा बहुत सब कुछ किया है जितना कर सकता था मैं। जैसे कि पहले मैं बहुत क्रिकेट खेला करता था बचपन से और मैंने 3 विश्व कप भी खेले हैं। बिल्कुल सही है ना। तो और कुछ टूर्नामेंट्स भी खेले इधर उधर, फिर जोनल भी खेला। तो मैं ना खेलने में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि आप मशरूफ रहता था और धीरे धीरे ग्रेजुएशन में आया और मैं फ्रैंकली बताऊं तो आई एम नॉट ए वेरी गुड स्टूडेंट। मैं ये भी नहीं कहता बैड स्टूडेंट, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। और मैंने बहुत अच्छा कभी भी ऐसा नहीं रहा लाइफ में कि मैंने बहुत अच्छा मार्क्स लाया हो या बहुत अच्छे इसको टॉप किया हो यूनिवर्सिटी या सब काम, ये सब मैंने कभी नहीं किया क्योंकि मेरा पढ़ाई में उस ढंग से बहुत मन लगता ही नहीं है, आज भी नहीं लगता है। ये कह सकते हैं कि मेरा थोड़ा क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड है। आई लव सोशलाइजेशन, आई लव मीटिंग पीपल, आई लव गोइंग फॉर न्यू थिंग्स, लेकिन ये नहीं कर सकता मैं बहुत ज्यादा की बैठ के। लेकिन IAS की पढ़ाई में मुझे ऐसा लगा कि शायद जो है मैंने अपने 1-2 साल जो है काफी मेहनत से जो है किया और उस दौरान भी हमारे एक कह सकते हैं कि छोटा सा सर्कल था। मैं था, हमारे एक मित्र हुआ करते थे निर्मल श्रीवास्तव, वो आजकल रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में है। फिर हमारा एक मित्र हुआ करता था मथुरा के थे वो विवेक शर्मा, तो अभी जो है वो NSG वहाँ पे है, कमांडेंट है NSG में मानेसर में। फिर हमारे साथ एक हमारे मित्र थे भगवान सिंह चौधरी, तो इस समय वो फार्मा सेक्टर के बहुत ही बड़े मार्केट एनालिस्ट हैं। उनको अभी किसी बहुत ही प्रेस्टिजियस अमेरिकन इंस्टीट्यूट से द बेस्ट फार्मा एनालिस्ट का अवार्ड भी मिला है। एंड ही इज वर्किंग विद सो मेनी बिग कॉर्पोरेट people like
केतन पारिक एंड आई थिंक अंबानी इज ऑल्सो, उनका शायद फंड इन्वेस्टिंग वगैरह कुछ करते हैं वो। फिर हमारे साथ एक प्रदीप्तो मिश्रा थे, नाउ वो भी काफी अच्छा लड़का था, अभी वो वाइस प्रेसिडेंट है, एक कंपनी है बैंगलोर में उसका। और फिर हमारे साथ एक लड़की हुआ करती थी, वो भी तैयारी करती थी, नेहा, आई थिंक नेहा सिन्हा, वो इंडियन ऑयल में है। तो आपको मैं बताऊं कि जितने लड़के हैं ये सब के सब जो थे वो मेरे पास आए थे, और उनकी लाइफ में जो जिज्ञासा थी, कोई टीचर बनना चाहता था, कोई एमआर था, भगवान सिंह चौधरी उस समय एमआर था जी। फाइनली मैंने उनको इनकरेज करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केटिंग मुंबई में एनरोल करवाया। फिर उसके बाद जो है वहां उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। निर्मल श्रीवास्तव जो है वो जीमैट एसोसिएट्स में था, फाइनली हमने उनको इनकरेज करके, और उन्होंने भी बहुत इनकरेज करा। अभी वो रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में है। तो दीप्तो मिश्रा जो थे ये केम हियर जस्ट फॉर ट्यूशन पढ़ाते थे, वैसे ही पैसा कमाते थे, मैंने उसको इनकरेज करके इस फील्ड में लाया। विवेक शर्मा वो प्राइमरी स्कूल में टीचिंग करना करते थे, उनको मैं फाइनली जो है कमांडेंट अभी बने हैं वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि मैं ही बना हूँ, मेरे साथ जितने भी ये लड़के थे इन सबको बनाया है मैंने। आई एम वेरी सॉरी टू से कि मैंने बनाया है, लेकिन आप कह सकते हैं कि मैंने कम से कम इस तरह का एक इंडोर्स किया और ऐसा मानसिक वातावरण बनाया। बेसिकली वही मैंने कहा ना कि मैंने सिचुएशन को लीड किया, दैट इज वाई कंसिडर माई सेल्फ ए गुड लीडर। तो स्पोर्ट्स से सीधा आईएएस में जाने का कैसे टर्न लिया आपने? टर्न मैंने दानिश जी ऐसे लिया कि मुझे ऐसा लगा कि एक लेवल के बाद जाके ना चीजें सेचुरेट हो रही थी, और क्रिकेट जो थी ना वो एक कह सकते हैं कि एक साइकिल में फंस गया था, वो एक उससे ऊपर से जा नहीं रहा था वो। तो मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के क्रिकेट को प्रमोट करने में लग जाता और अपने हाथ पे शायद कबाड़ ले लेता, और दूसरी ये चीज थी कि शायद जो है हम अपने आप को जो है अपने किसी ऐसी फील्ड में ले जाए ताकि हम जो है अपने लिए और अपने साथियों के लिए कुछ ऐसा कर पाए। जब मैं अपने साथी कहता हूँ तो पहले मैं अपने उन साथियों को जोड़ता हूँ जो कि दृष्टिबाधित लोग हैं जी। तो इसीलिए मैं इस फील्ड में आया हूँ। एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बहुत अपॉर्चुनिटी होती है जी, और आप किस अपॉर्चुनिटी को चुनते हो। मैंने जो है ये चुना कि भाई मैं स्टेट में रहूंगा, एंड आई लव टू सेंसिटाइज पीपल अबाउट है ना जो हमारा विजुअल इम्पेयरमेंट है। जैसे सीएम साहब को कॉन्फिडेंस मिले ना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कई बार ये लोग बहुत ही अच्छे पिक्चर को, मतलब इनके पास बहुत ही एक दूसरी ही तस्वीर होती है हम लोगों की जी जी जी, है ना। और सच्चाई ये है कि शायद इसलिए भी होती है कि वो लोग विजिट भी वहीं करते हैं जहाँ ऐसी सिचुएशन होती है, बहुत पिछड़ापन होता है, अंडर प्रिविलेज कंडीशन में जो हमारे डिफरेंट लेवल लोग रह रहे होते हैं। लेकिन जब मैं ऑन बोर्ड आके इनको बुलाता हूँ और थावर चंद गहलोत जी को बुलाता हूँ और अपने ऑनरेबल सीएम को बुलाता हूँ, चीफ सेक्रेटरी होती हैं, सब होती हैं, एंड सभी लोग मेरी किताब लेके स्टेज पे खड़े होते हैं, चाहे वो अपने उस दिन कृष्णपाल गुर्जर भी आए हुए थे मुझे से, हमारे अथवाल कावले जी भी आए थे, मुकेश जैन सर भी आए थे, अग्रवाल, सब लोग खड़े थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने, और वहां पे कम से कम 500 लोगों की भीड़ होगी, इसमें सारे प्रेस्टीजियस एनजीओ थे और महकमे के लोग थे जी। तो मुद्दा वो किताब नहीं है, मुद्दा उसका कवर है। लोग कहते हैं ना कि कवर पे मत जाओ, किताब पे जाओ। मैं कहता हूँ किताब पे मत जाओ, कवर पे। तो आपने इतने लोगों को सेंसिटाइज किया, और आई इम्पोज माई सेल्फ। ऐसा भी नहीं करता मैं कि जी 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 कर रहे हैं, हाँ जी क्या ठीक है जी, अब तो ऐसे कर रहे हैं जी वैसे, नहीं भाई। आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ एट पार विद देम, ठीक है। इज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, दे आर वेरी सीनियर ऑफिसर्स, वेरी सीनियर मिनिस्टर, आई हैव ऑल रिस्पेक्ट फॉर देम। लेकिन मैं ये नहीं किसी को अलाउ करता हूँ कि आप मुझे ऐसा व्यक्ति ट्रीट करें जिसके लिए आपके मन में एक विशेष भावना हो या विशेष स्थान बनाने की कोशिश है, सामान्य बना। तो स्ट्रगल करना पड़ा आपको अपनी जॉब ले पोस्टिंग के लिए भी? हाँ, ये सब चीजें रही, कोर्ट वोट गए चीजें। क्या रीजन था, थोड़ा लिसनर को बताएं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी कम्युनिटी से सुनती है
हमारे 20,000 से ज्यादा लिसनर है पूरे नहीं, हमारा देखिए, उससे पहले ऐसा हो रहा था कि हमसे पहले एक बंदे लगे थे, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, वो रवि अरोड़ा जी। वो गुजरात कैडर में है अभी, वो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी हैं। तो तब ऐसा हो रहा था कि जब हम एडवर्टीजमेंट वगैरह देखते थे, बात करते थे, कुछ हमारे उस समय भी फ्रेंड्स ऐसे थे जो कमीशन में या जगह पे नौकरियां कर रहे थे। तो उन लोगों का कहना था कि देखो, तुम एग्जाम तो देते हो, अपना टाइम जो है इसमें वेस्ट कर रहे हो, आईएएस देंगे नहीं अगर आप ये सोच के आते हो, जिनका एडवर्टीजमेंट जो है उसमें आपके लिए है ही नहीं है। तो उस समय ऐसी स्थिति हो गई थी कि हम देते तो थे, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि शायद, क्योंकि मुझे जो अंदर से बात पता लगी, आई डोंट नो कि कितनी सही है, क्या गलत है, क्या सही है। तो वो जो हमारे जो टोटली ब्लाइंड कैंडिडेट्स होते थे, उन लोगों की मार्किंग इस ढंग से करते थे कि ये तो नहीं हो सकता ना कि आपके मार्क्स ज्यादा आ जाए और आपको वो ना पोस्ट दे के नीचे वाली पोस्ट दी जाए, ये तो संभव है नहीं जी। दिस इज नॉट नेचुरल जस्टिस ना। भाई, अगर किसी एक ही व्यक्ति ने दो व्यक्ति ने एक चीज मांगी है कि मुझे लाल कलर की गेंद चाहिए, एक व्यक्ति के मान लीजिए 100 में 80 नंबर है और एक के 100 में 60 नंबर है। जिसके 100 में 80 नंबर है वो टोटली ब्लाइंड है, जिसके 100 में 60 है पार्शियली ब्लाइंड है। इसको फिर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ना कि जिसके 80 नंबर आए उसको ये बॉल ना दिया जाए जी, ये 60 वाले को दिया जाए क्योंकि इसे ज्यादा दिखता है। तो ऐसा मुझे लगा कि ये लोग स्केलिंग करते हैं कुछ, जिससे कि हमें ऐसा लगा कि हमारे नंबर भी कम रखते हैं पार्शियली पे, ताकि हम आईएएस ना क्लेम करके हम उसी सर्विस में फॉल करें जो हमारे लिए इन्होंने आइडेंटिफाई कर रखी है। लेकिन सारी चीजें लोग इंटरनली होती हैं, और आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट इट इज ट्रू, बट हमारा ऐसा मानना था। तो ये चलता रहा, हम लोगों ने भी एग्जाम दिया, बात किया, तो हमने कहा भाई हमारी सीट्स अवेलेबल भी रहती हैं, तो आप हमें देते नहीं हो, क्यों, ऐसा क्या है, इतनी सीट्स ये वो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको आईएएस नहीं देते। तो हमने उनके ना एडवर्टीजमेंट को ही चैलेंज कर दिया जी। तो वहाँ पे हाँ, फिर हम इस सर्विस में। तो इस समय इस दौरान क्या आप डिमोरलाइज हुए, या कई लोगों का मानना है कि ज्यादा जोश आ जाता है? नहीं, मैं बताऊं, मैं बहुत हतोत्साहित हो गया था शुरुआती तौर पे, क्योंकि आप ऐसे रास्ते पे चल चुके हो जिसका आपको अंत नहीं पता ना। आप एक होता है ना कि ऐसे कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये कर देंगे। फिर मैं फाइनली जो है स्ट्रगल शुरू, उससे मुझे बड़ी सीख मिली, मैंने बहुत सीखा। इसको मैंने एक तरीके से न्यूज़पेपर से लेके, कोर्ट से लेके और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट तक हम गए थे। वहां पे इन लोगों ने मूव ये भी करा था कि हम रेट्रोस्पेक्टिवली इसको पार्लियामेंट में ले जाके एग्जम्पशन ले लेते हैं कि हम इनको टोटली बैंक वाइज में नहीं देंगे, आप जिस तरीके से आईपीएस में नहीं देते, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने उसमें एग्जम्पशन ले रखा है। एज फॉर माई नॉलेज इज कंसर्न, जितना मैं जानता हूँ। हमने फिर हमारे बहुत सारे जो एमपी फ्रेंड्स थे उस समय, हमने बोल के उसको पार्लियामेंट में जो है एग्जम्पशन नहीं होने दिया। लेकिन बहुत सारे लोग इन सब चीजों को नहीं जानते, क्योंकि लोग हमेशा आउटपुट को देखते हैं ना, बाहर रिजल्ट क्या है ना, क्या हुआ। तभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा। हाँ, तो उन दिनों ना ये सब बहुत थोड़ा सा पावर स्ट्रगल टाइप का हो गया था। अब जैसे कि उस समय भी ये लोग, ऐसा नहीं था कि वहाँ पे लोग सपोर्ट में नहीं थे हमारे। जैसे हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया उस समय थे, बहुत सपोर्ट में थे, उन्होंने एक सेकंड में जो है इसको कागज में देना चाहिए। फिर हम डॉक्टर मनमोहन, हमारे जो है भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो है हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनकी जो डॉटर है डॉक्टर उपिंदर सिंह, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। उस समय तो प्रधानमंत्री से मिलना बहुत बड़ी बात होती है, जब आप किसी और पद पे नहीं हो, आप आवाज के अतिरिक्त तो कुछ सुनते नहीं है जी। और मिलते भी हैं तो आप एक कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की कोई समस्या होती है उसको लेके मिलते हैं, अपनी व्यक्तिगत समस्या तो लेके मिलते नहीं है आप। तो उन्होंने काफी मिलवाया, हमारा जो राइटअप वगैरह था वो हैंड ओवर किया, रिप्रेजेंटेशन वगैरह दिया। So did any organization who is working for the welfare of the disabled come up and stood by you during the course of your fight? नहीं, no one. You approached?
I approached but no one. I approached. इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है, क्योंकि मैं ये पूछना चाहता था, लेकिन पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ये जो किताब लिखी है इसका बहुत अच्छा फीडबैक है। और मैं वही आपसे एक छोटी सी बात कह रहा था कि आज जब हम जुडिशरी के हाई कोर्ट के जज से मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चाहे जज हो, जैसे जस्टिस मदन डी लोकुर को भी मैंने ये सारी बात बताई है ना, और अभी इन लोगों को बताता हूँ, तो अब ये एक तरीके से एक हमारा फैटर्निटी टाइप का हो गया है। जी जी। लेकिन उस समय इन तक उस समय जब आप नहीं जानते किसी को, एज ए स्टूडेंट अप्रोच करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बहुत मुश्किल था। वही मेरा सवाल ये था राजेश भाई आपसे कि जो अभी की मैं रिसेंटली बात नहीं कर रहा हूँ एक बैच की, इससे पहले की बैच कर रहा हूँ, मुझे जो कम्युनिटी से इनपुट आए, जो हमारे साथी थे विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के, वो IAS बनने के बाद एक तरह से कम्युनिटी से कट ऑफ कर लेते थे। और जब मैंने ये जानने की कोशिश की लोगों से, तो मुझे कई लोगों का ये फीडबैक मिला कि क्योंकि जब हम बन रहे थे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें सपोर्ट नहीं किया, तो जब हमें सपोर्ट नहीं किया हम फ्रस्ट्रेटेड हो गए, और आज बन गए हैं तो हर कोई हमें बुलाता है। लेकिन आप में ऐसा नहीं है, यू आर रेडी टू स्टैंड बाय द डिसेबल फॉर देयर बेटरमेंट और एम्पावरमेंट। तो ये क्या आप इस क्वेश्चन पे आपके विचार हैं, आप इसको कैसे व्यू करते हैं? नहीं देखिए, ये बात तो बहुत सही है और बहुत निराशाजनक स्थिति है कि ऐसी परिस्थितियों में किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इस तरह की लड़ाई चल भी रही हो अदालतों में या महकमा में, तो ऑर्गेनाइजेशन को खुद आगे आकर इसको सॉल्व करना चाहिए। हमने काफी हद तक बात भी करी कई लोगों से, और जैसे हमारा NFB है, तो NFB एक तरीके से पेरेंट कह सकते हैं आप, संस्था हो गई ना, जहाँ बहुत सारी संस्थाएं और भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इनका बेस बहुत ज्यादा है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, देखिए मैं तो बहुत ज्यादा इन सब चीजों से जुड़ा हुआ नहीं रहा हूँ, तो उन लोगों को करना चाहिए था। मैंने यदा कदा बोला भी, इनडायरेक्टली डायरेक्टली लोगों को बोला, तो वही बात है कि एक्चुअली मैं बताऊं आपको, तो किसी भी संस्था ने बहुत ज्यादा नेत्रहीनों के लिए हायर सर्विसेज की लड़ाई की ही नहीं। सच्चाई देखिए यही है जो मेरा मानना है। जिसने भी लड़ाई करी वो करी तो या तो चपरासी की करी, मतलब D ग्रेड की करी या C ग्रेड की करी, और वो बुरी बात नहीं है। हमारे बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जिसको बहुत लाभ मिलता है उससे, लेकिन उनका अप्रोच यही रहता है कि जी हम उसी चीज के लिए काम करें जिससे भीड़ एकत्रित हो। अभी थोड़ा सा चेंज हुआ, अभी संभावना जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है थोड़ा सा अभी जागरूक हुए हैं। अभी AB के लिए भी पीछे की जजमेंट आई थी, प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, और UPSC के लिए भी काफी लड़ाई लड़ी, तो अभी थोड़ा सा चेंज हो रहा है एक अरसे बाद। तो देखिए दो चीजें है ना, अब लड़ाई तो लड़नी, देखिए अब लड़ाई लड़नी इसलिए अनिवार्य हो गई है सभी के लिए, क्योंकि ये अवसर है हर संस्था के लिए कि भाई हमने ये काम किया। जी, मतलब ऐसा नहीं है ऑफ द रिकॉर्ड मैं भी काम करता रहता हूँ। जैसे कि हमारा ये जो राजधानी में और शताब्दी में हमारे दृष्टिबाधित भाइयों के लिए, डिसेबल्ड बंधुओं के लिए जो कंसेशन अप्लाई हुआ, उस समय हमारे रेलवे चेयरमैन जो थे, CRB जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया थे, मिस्टर विवेक सहाय, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके, लड़के झगड़ के, अंकल करके वो काम करवाया मैंने। जबकि ऐसा तो नहीं है कि मैं ही अकेला जाता था या मेरे पास पैसे कम है, लेकिन मुझे लगा ये कॉज है, ये करना चाहिए। तो ये हालांकि उसके लिए NFB ने भी काफी फाइट करी है उसमें, लेकिन जब फाइल उनकी रिजेक्ट होके एक बार PMO से आ गई थी, फिर मैंने उनको भिजवाया, अंकल इसको करा के रहना। तो ऐसा है, करते रहते हैं, और शायद और लोग भी बहुत करते हैं, लेकिन संस्थाएं जिस हद तक करनी चाहिए मुझे नहीं लगता कि आई एग्री विद यू, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। अब थोड़ा सा मजेदार आपकी लाइफ के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम आपकी ऑथर वाली लाइफ पे भी आएंगे। तो राजेश भाई, सबसे पहले तो अगर एक शख्स को चुनना हो आपके रोल मॉडल, हु विल बी द रोल मॉडल ऑफ योर लाइफ? मैं ओशो को मानता हूँ। ओशो, तो मिस्टर रजनीश जो है आप उनको रोल मॉडल कह रहे हैं? यस।
अगर आपका एक मोमेंट हमें जाननी हो कि जो बाकी आपकी जिंदगी में अच्छी मेमोरेबल हैप्पीएस्ट मोमेंट है जिसको आप हमेशा याद करते हैं और कभी भूल नहीं सकते, वो क्या रही? मैंने वर्ल्ड कप में जब पहली गेंद खेली थी एज ए बैट्समैन, जो फिनिश का क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के अगेंस्ट मैंने पहली बॉल खेली थी, मैंने ही खेली थी एक्चुअली वर्ल्ड कप की पहली बॉल, वो मुझे आज भी याद रहती। और एक ऐसी टची मोमेंट जब मैं पहली बार पटना से देहरादून गया था स्कूल। आपकी फेवरेट डिश क्या है? मेरी फेवरेट डिश है जी, मैं नॉनवेज ही खाता हूँ तो मैं मटन अच्छा लगता है मुझे। मटन अच्छा लगता है। कौन से ऑथर हैं जो आपके फेवरेट हैं, जिनकी किताब हर समय आप पढ़ना पसंद करेंगे, आपके साथ रहती है? मैंने जो है बहुत लोगों की किताबें पढ़ी हैं, लेकिन सबसे अच्छी किताब ये कहना तो बड़ी मुश्किल बात है कि लेकिन ये मैं कह सकता हूँ जैसे सिडनी शेल्डन को बहुत पढ़ा है मैंने, मेरा भी फेवरेट है वो। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने किसी एक ऑथर को पकड़ लिया। जूल्स वॉर्म की भी बड़ी अच्छी किताब लगती है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज वाली, लेकिन मुझे ना ये इनकी किताब बड़ी अच्छी लगी है, द हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है जोसेफ कॉनरेड की। हाँ, ये मैं बहुत पसंद करती हूँ। क्रिकेटर आपको, हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर? क्रिकेटर जी, मुझे मेरा सबसे फेवरेट जो रहा है आज तक का, वो रहा है सनत जयसूर्या। तो यू मिस क्रिकेट नाउ? एब्सोल्युटली, मैं कल भी मैच देख रहा था। वो तो आप मैच क्या करते हैं, खेलना मिस करते हैं? तो यू मिस खेलना मिस करते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा झारखंड का जो क्रिकेट एसोसिएशन है, मैं उसमें मैं उनके प्रेसिडेंट से भी मिला था, और मैं चाहता हूँ कोई अपनी उसमें स्थान बनाने की कोशिश करूँगा। ये अभी वर्ल्ड कप भी आ रहा है 2020 इंडिया का जनवरी में। जी, कहाँ हो रहा है इसकी जानकारी तो नहीं है मुझे। जी, अभी काफी तैयारियां इसकी चल रही हैं। कहाँ हो रहा है ये आई थिंक दिल्ली में होगा, अलग अलग जगह पे होगा, मैं इसकी आपको जानकारी दिलाऊंगा। तो वही मेरा क्वेश्चन था कि आप कुछ ऐसा सोच रखा है कि डिसेबिलिटी में भी क्रिकेट को प्रमोट करना? अभी काफी बीसीसीआई ने भी अप्रूव किया है 5 करोड़ के आसपास का फंड, और रिकॉग्निशन भी मिल रही है। लास्ट वर्ल्ड कप में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी वही मैं बात कह रहा हूँ ना, जैसे मानतेज से भी मेरी बात होती है, आप बोलते हो ना कि आपने अप्रोच किया नहीं किया, तो लोग इसको ना एक तरीके से इस क्रिकेट को, पहले जॉर्ज इब्राहिम के पास था ये, अब मानतेज के पास है, तो इन लोगों ने इस क्रिकेट को, ये दूसरे ढंग से इनका एक तरीका होता है चलाने का ना इसको, इस पूरी क्रिकेट की जो मुजबेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग रही है अभी तक, वो इसको ऐसे लेते हैं जैसे कि उनके लिए एक जरिया है चीज अपने आप को एक्सेल करने का, रादर देन क्रिकेट को एक्सेल करने का। है ना, मैं जैसे मानते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बेबाकी से बातें कर रहे हैं, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि ज्यादातर लोग बचते हैं किसी का नाम लेने में। नहीं, मैं हर बात में ये भी कह रहा हूँ कि हो सकता है मैं गलत हूँ। नहीं, ठीक है, अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जी मुझे अभी तक जो फील हुआ है वो यही फील हुआ है कि इन्होंने जो है इसको और अच्छे ढंग से ले लेना चाहिए था। अच्छा, आपने इससे पहले कि हम आपके ऑथरशिप पे आए, थोड़ा सा मैट्रिमोनियल लाइफ के बारे में आप करें कि क्या आपकी लव मैरिज है, और क्या वहाँ पर दृष्टिहीनता को लेके कोई दिक्कत? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी अरेंज मैरिज है, और मेरी वाइफ जो है पोस्ट ग्रेजुएट है, और अभी जो है वो हाउसवाइफ है, तो और यूपी से है वो, उत्तर प्रदेश से, और ये बिल्कुल अरेंज मैरिज है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऑथर बनने का प्लान आपका कब आया? ये करने का, आपने 2 किताबें लिखी हैं, पुटिंग एन आई टू IAS एंड दृष्टिहीनता नहीं, दृष्टिकोण चाहिए, राइट? दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण चाहिए। कौन चाहिए जी। तो इन किताबों में क्या है, कब आपने ऑथर बनने का सोचा? थोड़ा इन किताबों के बारे में जो ब्रीफ है, और कहाँ से ये लिसनर परचेज कर सकते हैं, ये सारा थोड़ा सा बताएं, बस विस्तार। लिखना
तो थोड़ा पैशन मेरा पहले से भी रहा है और पढ़ने। दानिश भाई मैं बताऊँ, मेरा एक्चुअली लिखने का जो पैशन की बात कर रहे हो या फिर अपने आप को एक ऑथर के तौर पे स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हो आप, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है दानिश भाई कि मैंने लिखना इसलिए शुरू किया। देखो मैं आपको बताता हूँ कि आप एक चीज महसूस कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता, आई एम वेरी सॉरी टू से कि और लोगों ने, हमारे विजुअली चैलेंज भाइयों ने कितनी किताबें लिखी, क्या लिखी नहीं लिखी, लिखी भी तो पब्लिश हुई नहीं हुई, पब्लिश भी हुई तो उतनी पॉपुलर हुई कि नहीं, उसको प्रिंट कवरेज कितना मिला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कितना, है ना? तो मुझे लगा कि हमारा इस समय जो अभी जो कंटेम्प्ररी इरा है, हम लोग सारे जो है हमारे विजुअली चैलेंज भाई या फिर ओवरऑल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन विशेषकर मैं विजुअली चैलेंज को ही बोलूंगा, कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाई करने में फेल हो जाता है। एक जो क्रिटिकल प्लेटफॉर्म है, जो चीजों को शेप करती है, जो चीजों को इन्फ्लुएंस करती है नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज में या फिर लोगों की मानसिकता बदलने में। और मुझे लगा कि अगर मैं ऐसी चीजें लिखता हूँ और इसको पॉपुलर उसमें लाता हूँ, तो पॉपुलर मतलब एक स्कीम ऑफ थिंग्स में लाता हूँ, तो इससे ये हो जाएगा कि एक तो लोग डिसेबिलिटी के बारे में ज्यादा जानेंगे, दूसरा लोग ये भी मानेंगे कि भाई हम लोगों में भी एक कला है, ऑथरशिप है जी। और तीसरी चीज ये भी है कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी प्रसिद्धि मिलेगी। और इन तीनों चीजों को लेके मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरा एक ऐसा अटेम्प्ट है जिससे कि चीजें मतलब काफी बड़े पैमाने पर जो है चीजें बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ेंगी। तो ये मुझे ऐसा लगा कि अब जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे हमारे जो है दृष्टिबाधित भाई लोग टॉपर भी रहे हैं यूनिवर्सिटी के, बहुत बड़ी बात होती है। हम तो हमारा तो क्लास में पता नहीं कौन सा स्थान होता था, हम वो देखने भी नहीं जाते थे। लेकिन उनको कभी ना उनको उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाती थी या फिर उतना बड़ा पॉपुलर इमेजिनेशन कैच नहीं कर पाते थे वो, जितना कोई और आदमी यूनिवर्सिटी में कोई 3rd टॉपर हो, 4th टॉपर हो। तो मुझे ये फील होता था उस समय भी कि शायद हम एक जो क्रिटिकल स्पेस है इस समय पॉपुलर इमेजिनेशन का, उसको हम लोग ना ऑक्यूपाई नहीं कर पाते। और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजकल लोगों की मानसिकता बदलने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो इसीलिए मैं लिखता हूँ, और शायद मैं अगली फिर अपनी किताब लिख रहा हूँ, सरेंडर्ड सोल एंड अबेंडन्ड चाइल्ड। जी, बहुत तो जो पहली 2 किताबें हैं उनमें क्या क्या खास है, मुख्य बिंदु थोड़ा सा बताएंगे इसमें उसको। देखिए, पहली किताब तो थी जो पुटिंग द आई इन IAS, काफी सारे जो है उससे गुजरी है। जैसे पहले मैं इसका टाइटल रख रहा था डाउन डेल टू डिजी हाइट्स, बहुत सारी चीजें थी। फिर कहीं ने कहा कि नहीं, डाउन डेल टू डिजी हाइट्स लोग नहीं समझ पाएंगे, आम आदमी नहीं समझ पाएगा। फिर जो है जो एडिटोरियल टीम बैठी, उन्होंने कहा नहीं ये बहुत सारी चीजें आती। फिर एक मैं बोला भाई कि हम लोग एक हमारे एडिटोरियल बोर्ड में ही थी एक, या शायद उनका नाम शायद उन्होंने ही प्रपोज किया था, झिनुक का नाम उनका। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, पुटिंग दी आई इन IAS रखते हैं इसको। इसके जो एडिटर हैं समी अहमद खान जी, काफी कन्विंस हुए इससे वो, फिर मेरे से भी कंसेंट ली इन्होंने। तो बेसिकली पुटिंग दी आई इन IAS कह सकते हैं कि भाई हमने उस स्ट्रगल को, मेरा जो स्ट्रगल रहा है या फिर जो ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट रहा है डिसेबिलिटी को लेके, मैंने उनको एक तरीके से चैलेंज किया। आई सेड कि लुक, नाउ पुटिंग द आई इन IAS, तुम्हारा जो आपका जो हम लोगों को देखने का तरीका था या नजरिया था, नाउ आई एम गिविंग यू ए न्यू आई और अदर ए न्यू रीजन टू लुक एट अस। इसीलिए इसका जो है टाइटल पुटिंग द आई इन। कई हमारे IAS कलीग या फिर बहुत सीनियर IAS से पूछते हैं कि भाई in a sense it is slightly sarcastic to all of us because you are saying putting to in IAS, what do you mean, who, I mean
either we are visually challenged or you are visually challenged. That's what I said. No, I just wanted to add different vision to your whole thing. तो ये होता है कुछ लोग इसको अदरवाइज भी लेते हैं, मैं वो कन्विंस भी करता हूँ, जो नहीं कन्विंस होते हैं तो नाउ दे आर व्हाटएवर दे थिंक दे आर फ्री टू थिंक अबाउट इट। लेकिन ये हमारा स्ट्रगल है, तो इसको हम नाम देते हैं, शेप देते हैं, किताब देते हैं। और दूसरी किताब है दृष्टि नहीं दृष्टि कौन चाहिए। वही है कि आम जिंदगी के का जो वो होता है, जैसे पहली किताब में बताया था पुटिंग लाइन आईएएस, ये ना सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि आजकल आया है ना लिटरेचर का एक नया जॉनरा कह सकते हैं, या नहीं कह सकते, दैट आई डोंट नो, लेकिन एक फ्रेगमेंटेड मॉडर्न लिटरेचर की शुरुआत हुई है ना, कि एक ही बुक में 100 तरह के कंसेप्ट सब चीजें आएंगी। तो उसी में जो है वो बहुत सारे जो है कलेक्शन ऑफ चैप्टर्स हैं, जिसमें कि मैंने इस किताब में बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखा है कि हमारे दिव्यांग भाई हैं, उनकी डिसेबिलिटी का जो है कभी भी उनकी डिग्निटी को हर्ट ना करे। मेरा प्रेजेंटेशन ऐसा रहा है, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है आईएम के बंदों के साथ या आईआईटी के लड़कों के साथ, या फिर हाउ दे लुक, मेरा इंटरेक्शन रहने का मतलब ये तात्पर्य नहीं है कि मैं बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के लड़कों के साथ मैंने अपनी लाइफ बिताई है। मेरा कहने का तात्पर्य ये होता है कि उनका जो देखने का तरीका है, परसेप्शन, वो मैं एनालाइज कर पाता हूँ, है ना, क्योंकि वो लोग हैं कि someone tomorrow many of them will become CEO of different companies, है ना। कुछ जो है किसी में कुछ बनता है, कोई अभी ये जो आपने बताई आईएएस में अच्छा जो आपने एक्सेप्टेबिलिटी की बात की, तो अभी मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था आपसे पहले, जिससे कपिल ने एक अच्छा आर्टिकल लिखा है। तो कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स मेरे पास आती है, उनको जॉब मिल जाता है, काम नहीं मिलता। तो आपको भी इस सिनेरियो से जाना पड़ा, और क्या आपको बड़ा लोगों के दृष्टिकोण में पंगा लगता है? नहीं, जॉब मिल जाती है, काम नहीं मिलता। मुझे तो ऐसा, हम तो काम से भागते हैं, या तो बहुत ज्यादा काम है, मैं आपको क्या बता नहीं, जो उनको इनकैपेबल की दृष्टि से देखा जाता है कि ठीक है, आपको अभी टीचर्स को काम नहीं करने दिया जा रहा। अभी कुछ कंप्लेंट आई थी मेरे पास, तो सेंसिटिव अभी भी नहीं है लोग इतना डिसेबिलिटी। मैं दानिश भाई बताऊं कि जहाँ तक मुझे नहीं लगता कि जो आईएएस ऑफिसर्स की मैं बात तो बता सकता हूँ कि ये तो संभव ही नहीं है कि आपको काम नहीं दिया जाए, क्योंकि आपका डेजिग्नेशन ऐसा होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी, आपको ओनर्स लेनी पड़ती है। व्हेन यू आर ऑफिसर यू हैव टू टेक ओनर्स फॉर द होल थिंग। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है हमारी, ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें कि कह सकते हो आप बाल संरक्षण, बच्चों के संरक्षण की बात है। तो ये वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और फिर हमारा ये तीनों का, हमारा यूनिसेफ का, एडमिनिस्ट्रेशन का और जुडिशरी का एक कंबाइंड एफर्ट है। तो आप चाहे विजुअली चैलेंज हो या ना हो, कल अगर आपसे चीफ जस्टिस पूछते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पूछते हैं कि भाई हमें प्रेजेंटेशन चाहिए, तुम्हारे यहाँ चिल्ड्रन होम की क्या स्थिति है, तो मतलब आप बच नहीं सकते उसमें, है ना। और थोड़ा सा इसलिए हमें इसमें रिस्पाइट भी मिल जाता है, क्योंकि एज एन ऑफिसर आपको काम करवाना होता है, ज्यादा काम करना नहीं होता। लेकिन आजकल के वर्क कल्चर में ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप काम करवा पाओ कि नहीं करवा पाओगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताएं कि कुछ आपके प्लान्स हैं? आप ऑलरेडी तो इंडिविजुअल तौर पे काम कर ही रहे हैं डिसेबिलिटी को लेके, जैसे आपने रेलवे वाला बताया, और बुक्स भी लिख रहे हैं लोगों को नजरिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने का या किसी के साथ ज्वाइन करने का कोई प्लान? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मैं तो सभी ऑर्गेनाइजेशन से कहता हूँ कि मैं तो किसी के साथ भी जुड़ सकता हूँ जी। आई विल बी वेरी हैप्पी। देखिए दानिश भाई, वैसे तो हमारे पास लगभग अवसर आते ही रहते हैं, और लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि चीजें बदले तेजी से हम लोगों को लेकर। मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं इस कंडीशन में हूँ तो मुझे क्या मतलब है, और मुझे ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है, सब ऐसा नहीं है। तो वही मेरा मानना है कि
जो है इसको बदलने के लिए जुड़ना तो चाहता हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ लोग अच्छे स्पिरिट के साथ मुझे जोड़े, तो आई एम ऑलवेज I'll be very happy to be with them. देश भाई, आपकी किताब आई दृष्टि नहीं दृष्टिकोण चाहिए, और इस इंटरव्यू के दौरान आपने 2 बार दिव्यांग शब्द का यूज किया। इसको बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस शब्द के अंदर भी आपको पेट्रियोटिक माइंडसेट, ट्रेडिशनल माइंडसेट में दिख रहा। हाउ डू यू टेक दिस वर्ड? आपकी कंपल्शन है क्योंकि आप एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट और प्रशासन? नहीं, ऐसा है कि मतलब मेरा ये मानना है दानिश भाई कि ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि शब्द आ तो रहे हैं, है ना जी। शब्द सोचा तो गया। आप इन बिंदुओं पर ध्यान दें कि शब्द सोचे तो जा रहे हैं जी, है ना। और ये है कि इस तरह की चीजों का जो है पहले नहीं होता था हमारे यहाँ, और अब हो रहा। मानते हैं कि नहीं इसे? जी। मैं इस उसमें नहीं पढ़ूंगा कि ये सही है या गलत है। मेरे लिए ये रेलिवेंट है कि someone who is sitting at the top of all affairs, he got time and he got that much sense and sensitivity he is having to think कि भाई इनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। देश का प्रधानमंत्री अगर इस विषय में सोच रहा है तो मैंने कभी नहीं देखा आज तक कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इस गहराई तक जाकर और विकलांगों को सम्मानजनक जी, तो ये बहुत बड़ी बात। तो आप अपनी सक्सेस का अगर क्रेडिट किसी को देना रहे तो सबसे ज्यादा अपनी सक्सेस का क्रेडिट मैं खुद को ही दूंगा जी। आप खुद को देने दीजिए। हाँ जी, मैं अकेला ही लड़ा हूँ। और अगर आप क्रेडिट की और बात कर थोड़ी सी, अगर मैं अपने से बाहर जाऊं तो मेरा जो सर्कल जो रहे 8-10 मेरे मित्र, जैसे मैंने अपना नाम भी लिया था, निर्मल श्रीवास्तव है जी, गौरव वाजपेयी जी हैं आजकल, बहुत बड़ी जो है ये IIT कानपुर से हैं और IIM कलकत्ता से हैं, ये भी बड़े अच्छे मित्र हैं। इनका भी बड़ा सहयोग रहा है, हम लोग मिलते हैं कभी कभी। मतलब यदा कदा तो लोगों का सहयोग रहा ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी बिल्कुल सही है। और थोड़ा सा ये भी लिसनर्स को बता दें कि आपकी किताबें कैसे लें, इससे पहले कि हम ये बिंदु छोड़ दें, तो परचेज कहाँ से कर सकते हैं आपकी किताबें? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि आप ये जो किताब है ये तो प्रभात प्रकाशन की है, दृष्टि नहीं दृष्टिकोण, तो बहुत ही बड़े पब्लिशर हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं। और वो लेकिन पुटिंग द आई इन आईएस जो है वो जो है फ्लिपकार्ट पे है, वो आप ले सकते हैं। वो ले सकते हैं। अभी ये किताब कब तक फ्लिपकार्ट में आ जाएगी? इस किताब को दृष्टि नहीं दृष्टिकोण चाहिए को जो है फ्लिपकार्ट, मुझे लगता है, मैं आज ही पब्लिशर को बोलता हूँ, है ना। और क्या आने वाले टाइम में इसका ऑडियो में या ब्रेल में अनुवाद किया जाएगा? कुछ ऐसे देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने लिखा इसको, इतने बड़े प्लेटफॉर्म से लॉन्च करवाया, और चीजों को कम से कम संस्थाओं को सोचना चाहिए इस तरह की किताब ब्रेल में छपवा के, अगर वो पूरी किताब नहीं तो इसका एक्सेप्ट भी अगर लिख के भेजे तो बहुत रेलिवेंट होगा ना जी। तो हम इस पे बिल्कुल बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनों से, कम कम किताबों को ऑडियो में कन्वर्ट करें। आई थिंक अगर आप पहुंचेंगे तो अभी ऑडियो में बहुत काम हो रहा है, तो हैप्पीली सब इसका बात करने में बस हो जाएंगे। अभी कुछ और भी दृष्टिनों की किताबें आ रही हैं। तो राजेश भाई, मैं अब आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि IAS बनने के लिए क्या टिप्स चाहिए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि ये आपकी किताब ज्यादा लोग पढ़ें, पुटिंग एन आई टू IAS। उसमें मुझे आई एम श्योर कि आपने जिक्र किया होगा
आईएएस के लिए क्या क्या किन किन चीजों की जरूरत है और कैसे डिटरमिन होना है आईएएस बनने के लिए। अभी मैं आपसे अगर लास्ट सवाल पूछूं, अभी आपको क्या लगता है कि डिसेबिलिटी के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, 2-3 प्रॉब्लम्स का जिक्र अगर आप करना चाहें तो वो क्या रहेंगी, आप जो महसूस करते हैं अभी? जी दिनेश जी, सबसे बड़ी जो समस्या मैं समझता हूँ, हो सकता है कि लोग इससे इत्तेफाक ना रखें, हमारा पावर स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। और हमसे संबंधित जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो योजनाएं बनाई जाती हैं, ज्यादातर ऐसा होता है कि ऐसे लोग बनाते हैं जो वास्तव में इस विषय पे बहुत ज्यादा इनकी अच्छी जानकारी नहीं होती। तो मेरा ये कहना है कि पावर स्ट्रक्चर में मैं पहली बहुत बड़ी कमी फील करता हूँ कि आप देखिए कि भारत में बहुत ही कम ऐसे इंसिडेंट्स हो गए, ऐसे एग्जाम्पल होंगे ज्यादातर कि कोई टोटली ब्लाइंड या पार्शली ब्लाइंड व्यक्ति एमएलए का चुनाव, एमपी का चुनाव या कहीं कैबिनेट मिनिस्टर बना हो या राज्यसभा में उसको किसी सरकार ने स्थान दिया हो। मुझे लगता है कि इस फ्रंट पे तो बहुत ही कम काम हुआ है और ना ही हम लोगों में से किसी ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। जी, बहुत पहले सीपीएम के 2 ब्लाइंड जो लीडर बने थे, सदन दास गुप्ता जी जिन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, और जमुना प्रसाद शास्त्री जी। तो और लास्ट टाइम पे शिव कुमार जी ने बेंगलोर से कोशिश की थी आम आदमी पार्टी के टिकट पे, लेकिन कुछ बन नहीं सका। अगर मुझे याद है तो डिसेबिलिटी में सिर्फ जेपी रेड्डी साहब जो फिजिकली डिसेबल थे, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, और इसकी वाकई बहुत जरूरत है जो आपने पॉइंट उठाया है। देखिए दानिश भाई, ऐसा है कि रेड्डी साहब बने, इनके बारे में मैं जानता हूँ, तो इन लोग ठीक है, ये अच्छी बात है कि बने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन लोग की जो बहुत कम है, ना के बराबर पारिवारिक पृष्ठभूमि जो थी उनकी, वो बहुत ही विशेषकर आप कह सकते हो कि वो उनको अपनी फैमिली एंसेस्ट्रल लीनिएज के कारण जो है जी वो मिला। और कोई एक और प्रॉब्लम का जिक्र अगर आप करना चाहिए? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है और इसके बिना कुछ होता नहीं। पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन आपको पावर स्ट्रक्चर में ही बहुत पावर स्ट्रक्चर में, बिल्कुल। आप ये बताओ, मुझे तो नहीं पता अन्य राज्यों में, हमारे राज्य में कई आयोग होते हैं, चाहे वो वुमेन कमीशन हो या फिर NCPCR है, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, देन आपका जो है बाल संरक्षण संस्था कमीशन है जी। ऐसे कई लेबर कमीशन है, बहुत कमीशन बने। जी। आप बताओ कितने डिफरेंट लेबर लोग हैं इसमें? जी, तो बिल्कुल ये सोचने का विषय है और यूथ को इसमें आगे आना चाहिए और इसके पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब ये साहब, हमारे पास समय बहुत कम है और आपका भी हमने बहुत समय ले लिया है। जल्दी से हम आपके साथ खेलेंगे रैपिड फायर राउंड, और इसमें हम कुछ सवाल आपसे पूछेंगे और आपको दोनों ऑप्शन में से एक चूज करना है, और आप रीजन भी अगर चाहे तो बता सकते हैं। तो सबसे आप रेडी हैं, शुरू करें हम? हाँ जी, बताइए। पहला सवाल है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप इनमें से किस मिनिस्ट्री का चुनना चाहेंगे, मिनिस्टर बनना चाहेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और या फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, और क्यों? मैं जी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में बनना चाहूँगा। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में क्यों चुना आपने स्पोर्ट्स को? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में मुझे ऐसा लगता है कि यूथ जो है किसी भी नेशन का पावर पैकेज होता है जी, और जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पे आप देखोगे तो
खेल कूद का स्तर बहुत ही ऊंचा है जी और मुझे ऐसा लगता है कि इस मिनिस्ट्री में आने के बाद मैं अपने ड्रीम को जस्टिफाई कर पाऊंगा। जी। अगला सवाल है कि अभी तक आजादी के लगभग 70 साल होने के बावजूद भी उस तरह से परिवर्तन नहीं आया, लोग जागरूक नहीं हुए हैं डिसेबिलिटी को लेकर। तो इसमें आप दोषी किसको मानते हैं, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओ को, जो लोगों को जागरूक नहीं कर पाए हैं? तो ज्यादा आप क्या लगता है कौन फेल रहा है इसमें जी एनजीओ उत्तरदायित्व है। एनजीओ उत्तरदायित्व है। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि जागरूकता देखिए एक सामाजिक विषय है जी। न इसका संबंध नौकरशाही से है और न इसका संबंध राजनीति से है। अगर आपके मोहल्ले में 20 लोग हैं उसमें 10 लोग जागरूक नहीं हो पाए तो मुझे नहीं लगता कि जागरूकता का संबंध सीधे सरकार से है। सरकार प्रयास कर सकती है लेकिन जो लोगों के मन में जो सीधा प्रभाव डालने की बात है या फिर डोर टू डोर कैंपेनिंग करके चेंज, एक सोशल एम्बियंस की जो बात है, ऑर्गेनाइजेशन आप मानते हैं? जी जी। अगला सवाल, इसमें से किस हालांकि दोनों में जरूरत है, लेकिन किस में ज्यादा जोर देने की जरूरत है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर लोगों के एटीट्यूडनल जो नजरिया है लोगों को, उसमें जो एटीट्यूडनल बैरियर है उसमें ज्यादा काम करने की जरूरत है ठीक करने की, या फिजिकल एटमॉस्फेयर को फ्री बनाने की, बैरियर बनाने की? मेरे हिसाब से एटीट्यूडनल चेंज की जरूरत है। अगर एटीट्यूड चेंज हो जाता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने रहेगा। ज्यादातर जितने लोगों से मैंने ये सवाल पूछा उनका अक्सर यही जवाब रहता है। अगर आपको ऑप्शन मिले इनमें से तो आपको क्या लगता है कि अभी आरपीडी बिल पहले पास होना चाहिए या दिव्यांग शब्द को सरकार को वापस लेना चाहिए? बिल जो भी हो बिल पहले पास होना चाहिए मेरे हिसाब। नेक्स्ट, आप क्या चाहते हैं कि आपकी पहचान किस तरह से हो, एज एन ऑथर या फिर एज एन IAS ऑफिसर? आपने दोनों चीजें अभी ये तो इसमें इसका तो चयन करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊं तो आई वांट टू बी आइडेंटिफाइड एज एन IAS ऑफिसर। एज एन IAS ऑफिसर। कोई ऐसा एक या कोई ड्रीम आपका जो बचा है कि अभी वो आप चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए? नहीं, वही मैंने आपको बताया, मैंने क्यों स्ट्रेस दिया कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हमारा पार्टिसिपेशन बहुत लो है और मैं चाहता हूं कि जो है, मैं ये नहीं कह रहा मुझे जाना चाहिए, लेकिन हमारे भाइयों को इसमें उतरना चाहिए। और अगर मुझे लगा कि अगर ऐसी स्थिति है, कोई नहीं कर पा रहा है कुछ, तो कोई कर पाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब अगर लोगों का इस पर स्पष्ट ध्यान या कोई केंद्रित होकर नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली आप ट्राई कर सकते हैं, समय आने पे सोचा जा सकता है। आपको लगता है राज्यसभा में जिस तरह से 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है तो डिसेबल को भी शामिल करना चाहिए उस कैटेगरी में? बिल्कुल 100% शामिल करना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि सरकार की बहुत गलती है। हम लोग हमारी जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत छोटे छोटे मुद्दों में उलझ के रह गए। उसको एक कहीं भी नेशन वाइड स्ट्रगल मिला, बस फ्रैक्चर रहा है। और लोग पर्सनैलिटी कैरिस्मेटिक ऑर्गेनाइजेशन है पर इंडिया में, आप देखो ना, जिसका आपको एक डेमोक्रेटिक फील नहीं आएगा। कितने आप किसी भी आप चाहे ACBI जो है वो कौल साहब के नाम से जाना जाता है, NSB जो है वो उनका साहब के नाम से जाना जाता है, और भी कुछ होंगे जिनके बारे में बहुत एक सक्षम करके है तो उसको मनोजा साहब के नाम से जाना जाता है। साउथ में समर्थनम है तो उसको महंतेश के नाम से लोग जानते हैं जी। तो है क्या कि इसमें ना डेमोक्रेटिक का इनपुट बहुत ही कम है जी। और ये जो लीडरशिप है ये या तो सिचुएशनल लीडरशिप है या बहुत ज्यादा कैरिस्मेटिक लीडरशिप है इन लोगों जी। तो मुझे लगता है कि उस स्तर तक अपने पॉलिटिकल
मतलब हमारी कम्युनिटी का जो पॉलिटिकल एम्बिशन है उसको उस लेवल पे ले नहीं जा पाया। जी, बहुत शुक्रिया राजेश भाई हमसे बात करने के लिए, खुल के बात करने के लिए। और लिसनर से यही गुजारिश है कि आप इनकी किताबें जरूर खरीदें और पढ़ें, और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि एनजीओ से बात करके इन किताबों का ऑडियो या ब्रेल में भी इसको हम ट्रांसलेट करें और आप लोगों तक पहुंचाएं। बहरहाल बहुत शुक्रिया राजेश भाई हमारे साथ बात करने के लिए, अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। उम्मीद है आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी और इसी तरह इन फ्यूचर भी आप हमारे साथ बात करते रहेंगे मुद्दों पर। बहुत शुक्रिया आज की मुलाकात के लिए। धन्यवाद दानिश जी, मुझे आपने रेडियो उड़ान पे बुलाया और मेरी अच्छी खासी खिंचाई भी की। चलिए अभी खिंचाई नहीं की है, खिंचाई के लिए दूसरा शो रहता है बदलता बहुत डायरेक्ट। तो अभी तो आपसे बहुत पोलाइटली एक मुलाकात हमने की है जो आप डिजर्व करते हैं। यार एनीवेज मैं सभी श्रोताओं को अपनी ओर से बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। जी बहुत शुक्रिया आपसे। जी हाँ दोस्तों, तो हमारी बात हो रही थी मिस्टर राजेश सिंह से, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं और साथ ही साथ लेखक हैं। आपसे यही निवेदन है कि आप इनकी किताबों को जरूर पढ़ें, इनकी लाइफ से इंस्पिरेशन लें और अपनी जिंदगी में कामयाब हो। मुझे इस शो से अब दीजिए इजाजत। अगला शो बिल्कुल तैयार है, मिलूंगा अगले सप्ताह किसी और पर्सनैलिटी के साथ किसी और सब्जेक्ट के ऊपर। तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अगला शो बिल्कुल तैयार है। गुड नाइट, शब खैर।